और जहां जिंदगी बदलने वाली बात हो रही हो वहां हम पूरे शांत माहौल को बना के सही से कंसंट्रेट करके सुन सकते हैं या तो नो? सभी समझदार हैं और कहते हैं बुलंदशहर के लोग बुलंदी को छूने वाले होते हैं, उनकी हर अदा निराली होती है। तो हमारे बुलंदशहर से ही ऐसी बुलंद लीडर हमारे बीच में है। मैं उन्हें मंच पे कॉल करना चाहूंगा जिन्होंने चलना शुरू किया था और आज डायमंडों की लाइन लगा रखी है। दोस्तों, मिलना चाहते हैं आप सारे लोग? तो मेरी अकेले की ताकत नहीं है उन्हें बुलाने की, आप सभी की हेल्प चाहिए। करने के लिए तैयार हैं? तो आपकी अब तक की सबसे दमदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इतिहास बना के दिखाया। दोस्तों, तो आपकी दमदार तालियों के साथ हम मंच पे कॉल करते हैं। तो नो मोस्ट वेलकम, अपनी सीट से खड़े होके तो नो मोस्ट वेलकम मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी। दोस्तों, इतना जोरदार सम्मान, इतनी जोरदार तालियां, इतना जोरदार प्यार, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। नमस्कार। जो ले रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, नमस्कार करना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? आप ही बता रहे। और किसी की नमस्कार न लेना बुरी आदत है, ये भी आपने ही पुष्टि की है। अब भाई कोई अपनी बुरी नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी क्यों छोड़ दूं? अगेन नमस्कार। ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार परिचय हो रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं कि जो अभी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और जबरदस्ती लाए गए? आपको क्या लगता है? मैं जो जबरदस्ती आए वो भी बढ़िया है और जो राजी से आए वो भी बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है। और अभी तक माइक वाले ने एक बार भी ये नहीं बोला होगा कि आपके लिए भी ताली होनी चाहिए। तो आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। आज आप बहुत लकी हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि आज इस हॉल में दो महान हस्ती बैठी है। सतवीर जी हैं अलीगढ़ से, आपकी ही तरह उन्होंने भी कुछ समय पहले इस सिस्टम का हिस्सा बने थे और अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से आज इस सिस्टम में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम पाया है। न कि टीम के हिसाब से मुकाम पाया है। आज उनके पास अगर हम मुकाम की बात करें तो धन दौलत हर चीज से मुकाम पाया उन्हें, 4 व्हीलर, मकान, हर चीज से। और हम सभी उनका स्वागत करते हैं आज इस प्रोग्राम में और दिल से मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक जोरदार ताली दें। थैंक यू। और दूसरे हमारे बीच में डायमंड है। डायमंड हमारे यहां बनना मजाक बात नहीं है, गुड्डों का खेल नहीं है। हमारी कंपनी में इतना यकीन रखिएगा कि डायमंड सब बन सकते हैं, पर एक बार अगर हमारी कंपनी में कोई डायमंड बन गया ना तो वो अरबों की बिजनेस भूल जाएगा। उसने मार्केट में अगर अरब रुपए लगा के भी बिजनेस की होगी उसे भी भूल जाएगा। और हमारे बीच में अभी न्यूली डायमंड है और ऐसा बोला करते हैं कि नई दुल्हन कुछ ज्यादा ही नाचती है। तो अभी न्यूली डायमंड है और मैं दिल से चाहता हूं उनका भी स्वागत है इस सिस्टम में, मिस्टर मनोज कुमार जी।
मेरा नाम लाल बहादुर शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही, तहसील खुर्जा। हम 16 किलोमीटर दूर पेशावा रोड पर मेरा एक छोटा सा गांव है। सन 83 में मैंने हाई स्कूल किया था। और हाई स्कूल करने के बाद जैसे जैसे छठी से मैं अपनी कहानी बताता हूं, जब मैं छठी क्लास में बच्चा आता है तो थोड़ा समझदार हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो छठी क्लास से वो समझने लग जाता है, अपने माँ बाप को समझने लग जाता है। आपकी इजाजत हो तो मैं नीचे आ जाऊं? थैंक यू। परंतु आज मैं स्टेज का होलिया ही बदला हुआ देख रहा हूं। मुझे बताना शुरू किया छठी क्लास से, वो मैं आपको बताता हूं। कोई जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। थैंक यू। कभी माँ बाप ने बोला कि आप पढ़ लिख के लाखों रुपए पर मंथ कमाओगे? नहीं। कभी किसी पड़ोसी ने बोला कि आप पढ़ लिख के लाखों रुपए कमाओगे? कभी नहीं। किसी रिलेटिव ने? किसी ने नहीं। आपको मैं आज से पहले जानता तो नहीं था? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। एक जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। थैंक यू। कोई एक हाथ खड़ा करो जिसके माँ बाप ने बोला हो। मैंने भी किसान घर में जन्म लिया था, गांव में जन्म लिया था। मैंने भी किसान घर में जन्म लिया था। मेरे पेरेंट्स खेती किया करते थे। मेरे पेरेंट्स ने भी ये बात नहीं बोली थी कि आप लाखों रुपए पर मंथ कमाओगे। मेरे पेरेंट्स ने भी एक ही बात बोली थी कि बेटा पढ़ जा, लिख जा, एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। और हमारे मामा जी रेलवे में हुआ करते थे, जो आज भी है, स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। वो जब भी घर आया करते थे तो वो एक ही बात बोला करते थे मेरी मम्मी से कि तेरा बेटा होनहार है, ये हाई स्कूल कर जाएगा तो मैं इसे रेल की नौकरी में लगा दूंगा। और रेल की नौकरी तो आज भी मेरे ख्याल से भारत में बड़ी अच्छी मानी जाती है, हाँ कि ना? और मैंने तैयारी की और हाई स्कूल कर दिया। और हाई स्कूल एक अहम पोजीशन रखा करती थी सन 83 में। सन 83 में बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं। आज की तरह नहीं था ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट घास काटते घूम रहे हैं। उस टाइम पर हाई स्कूल एक बहुत अहम पोजीशन रखती थी। और मैंने सन 83 में हाई स्कूल कर लिया। मेरे दिमाग में क्या था? जिस बात के लिए हमें बोला नहीं गया, जो बात कभी हमारे दिमाग ने सुनी नहीं, जो बात कभी हमें बताई नहीं गई, उस बात के बारे में हम सोच कैसे सकते हैं? मैंने भी नहीं सोचा। और मैंने ढेर सारे फिजिकल, ढेर सारे फॉर्म, ढेर सारी तैयारी जैसा कि स्टूडेंट करते हैं, मैं आज भी देखता हूं। किसी भी गांव, किसी भी शहर में चला जाऊं, रोड पर लाइन लगी रहती है स्टूडेंटों की। सुबह सुबह ये दौड़, वो दौड़, फलानी दौड़, फलाना कंपटीशन। और मेरे ख्याल से कोचिंग वाले पैसे कमा रहे और उसमें झाड़ के स्टूडेंट कोचिंग ले रहे। मैंने भी बहुत तैयारी की परंतु नौकरी नहीं मिली मुझे। क्या सभी को नौकरी मिल जाती है? मुझे भी नहीं मिली। सन 83 में मुझे भी नहीं मिली और मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी। क्योंकि हर मां बाप का सपना रहता है बेटी हो या बेटा, शादी तो वो जरूर करेंगे। मैं सही बोल रहा हूं? मेरी बात सही लगे तो हाँ में जवाब दे सकते हैं, गलत लगे तो ना में जवाब दे सकते हैं। मुंह में तकलीफ हो तो थोड़ा मुंडी तो हिला ही सकते हैं, क्यों जी? जब नौकरी नहीं मिली और शादी भी हो गई तो परिवार को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो करने के लिए क्या क्या धंधे, इन पे भी नजर मार लें, क्यों जी? हमारे भारत में, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत में पहले खेती हुआ करती थी। खेती को पोटेंशियल दी जा करती थी और बुजुर्ग बोला करते थे, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी,
भीख समान। पर खेती रबड़ तो है नहीं भाई, जिसको बढ़ाते जाओ, कहीं हाईवे निकल रहा है, कहीं बाईपास निकल रहा है, कहीं फैक्ट्री खुल रही है, कहीं कॉलोनी कट रही है, हैं? और फिर बाबा एक, बाबा के तीन, बाबा के तीन, बाबा के तीन साली कट कट के। तो जब खेती घटनी शुरू हुई तो दूसरा धंधा आ गया नौकरी। कौन सा धंधा आ गया? और नौकरी की भी आज आलम यह है, चेक बैक जैक तीनों चाहिए, और तीनों के होते हुए भी कोई गारंटी है क्या? और चौथा तीसरा धंधा है बिजनेस, और बिजनेस का आलम यह है कि आज की डेट में आप करोड़ों लगाओगे। आज क्या पहले से ही बिजनेस का आलम यह था कि बिजनेस को केवल पैसे वाले कर सकते? बिजनेस का तो खेल ही होता है कि नोट फेंको और तमाशा देखो। क्यों जी? तीन ही तो धंधे, या चौथा कोई नजर में है? नहीं, मेरी नजर में है चौथा, चोरी चकारी। चौथा मेरी नजर में है ना, चोरी चकारी। और तीनों का फ्यूचर देख लो भाई साहब। तो मैं क्या कर रहा हूंगा? कितने गांव के लोग हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे? वेरी गुड। मेरे भाई बहन तो पूरे इंडिया में मिल ही जाते हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है ना भारत। किसी भी गांव में हवाई जहाज उड़ता है क्या? गांव चाहे सिकंदराबाद का सही, गांव चाहे तहसील खुर्जा का सही, गांव चाहे आसाम का सही, गांव चाहे राजस्थान का सही, गांव में एक ही काम होता है। और वो कौन सा काम होता है? खेती। फुल टाइम खेती, और एक पार्ट टाइम भी रहता है, पार्ट टाइम भैंस, है कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूंगा दोस्त? मैं भी तो यही कर रहा हूंगा ना। क्यों जी? फुल टाइम खेती और पार्ट टाइम। बहुत बड़े किसान का बेटा नहीं था, छोटा सा किसान था मेरा पिताजी। 15 बीघे जमीन थी, 3 बेटे थे। जब अलग अलग हुए हम तीनों तो 5-5 बीघे जमीन आई। अब सोच के देखो 5 बीघे जमीन में कैसी जिंदगी चलती है। 5 बीघे जमीन वाला व्यक्ति क्रेडिट कार्ड को पटाने के लिए खेत बेचता है, हां कि ना? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? 5 बीघे खेत वाला व्यक्ति सही ढंग से बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। पढ़ा सकता है क्या? उसके तो मजबूरी है कि बच्चे मिड डे मील नहीं जाएंगे, और मिड डे मील में वो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। वो पढ़ाई नहीं पूछता कि तू पढ़ाई पढ़ के आया है, क्या करके आया है। वो पूछता है बेटा आज कटोरा में खाना कौन सा मिला, और तेरे को वजीफा कब मिलेगा। 5 बीघे वाले किसान की यह हालत होती है। 5 बीघे किसान वाला व्यक्ति अपनी लड़की की सही ढंग से सही घर में शादी नहीं, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। कर सकता है क्या? क्योंकि आजकल किसी का लड़का अगर चपरासी भी लग जाए ना, कहीं चपरासी भी, तो चपरासी भी लड़का पूछता है, लड़का के बापू जी, उसका लड़का डीएम नहीं बना, चपरासी लगाए, बापूजी की मोछें ऊपर आ जाती हैं ऐसे करके। और फिर उसके रिश्ते वाले आते हैं तो क्या बोलता है वो? तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, तुम्हारी लड़की की लंबाई कितनी है, और अभी तुम बताओ रोकड़ा कितना दे रहे हो। मजबूरी है भाई 5 बीघे खेत वाले को अपनी बेटी की शादी करना किसी मजदूर के साथ, हां कि ना? यही हालत थी हमारी। हमारी तो और भी अंधेरी जिंदगी हो गई थी, क्योंकि 3 बेटी थी और 1 बेटा था हमारे पास। और भी अंधेरी जिंदगी हो गई थी, बाहर से कर्जा भी ले लिया। हमारी तो दयनीय हालत हो गई थी, बिल्कुल अंधेरी जिंदगी हो गई थी। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और ऐसा नहीं है हमने मेहनत नहीं की, हमने मेहनत बहुत की। अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, 52 साल की जिंदगी जी ली हमने।
और कभी कभी हम दोनों आदमी बहुत मेहनत करते थे। 5 बीघे जमीन हमारी थी, 10-15 बीघे जमीन बाहर की ले लेते थे, और जब गेहूं काटते थे, फसल में काम करते थे, हम एक मजदूर नहीं लेते थे, और दोनों आदमी कभी बड़े दुखी होते थे हम बैठ के मेड़ पे, कि शायद हमें ईश्वर ने कष्ट झेलने के लिए यहां भेजा है। बहुत कष्ट थे हमारी जिंदगी में, और एक दिन ईश्वर ने हमारी सुनी। अगर ईश्वर को सुनाओ तो ईश्वर सुनता जरूर है, पक्का विश्वास है मैं, अगर ईश्वर को सुनाओ तो ईश्वर सुनता जरूर है। एक दिन बिल्कुल अनजाने में, और समय रात के समय में और अनजाने में एक स्टूडेंट से मुलाकात होती है मेरी, और वो स्टूडेंट मुझे इस कंपनी के बारे में बताता है, और मैं दिल से चाहता हूं कि आज मैं स्टूडेंट का बहुत आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। भगवान के बाद अगर कोई मैं दूसरा नाम लेता हूं तो उसी स्टूडेंट का नाम लेता हूं, और मैं दिल से चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली उस स्टूडेंट के लिए। थैंक यू। 43 साल की मैं जिंदगी जी चुका था, और 43 साल की जिंदगी में मैंने कभी कोई फैसला सही नहीं किया था। दिमाग में हर टाइम एक टेंशन सी घुसी रहती थी कि अब होगा क्या, अब होगा क्या। आगे एक दिन हम काट देते थे तो दूसरे दिन का संघर्ष हमारी जिंदगी में आ जाता था, परंतु उस दिन मेरी खोपड़ी ने बिल्कुल सही काम किया, फिट काम किया, सही फैसला किया। जैसे आपको प्लान दिखाया गया, ऐसे भी मुझे भी प्लान दिखाया गया। गांव में मैं खेती कर रहा था, भैंस नवा रहा था, कोई नॉलेज नहीं थी, सही ढंग से मैंने खुर्जा नहीं देखा था कि खुर्जा, न मेरे घर में किसी ने कंपनी की थी, परंतु मैं उस दिन इस प्लान को देखने के बाद उस स्टूडेंट को ना नहीं कर पाया। मेरे दिमाग ने सही काम करना शुरू किया। लोगों के दिमाग कैसे कैसे काम करते हैं, कंपनी भग गई तो, 2 नहीं बने तो, हटा सोचना शुरू किया कि कंपनी रुक गई तो, 2 बन गए तो, और ये पैसा तेरे जेब में आ गए तो सोच लाल बहादुर शर्मा तेरी जिंदगी कैसी रहेगी। और उस स्टूडेंट ने मुझे एक कहानी भी सुनाई। वो कहानी मैं आज आपको सुना दूं। एक नदी किनारे एक पेड़ था, और उस पेड़ के ऊपर हजारों बंदरियां बैठी थी। बंदर और बंदरिया बैठे रहते हैं ना। एक आकाशवाणी हुई कि इतने समय में कोई भी बंदर या बंदरिया इस नदी में छलांग लगा जाता है तो वो ये अच्छी सी राजकुमारी बन के बाहर निकलेगी। हजारों बंदरिया बैठी थी पेड़ पर, एक भी नहीं कूदी, परंतु थोड़ी देर में एक आवाज छपाक की आती है और एक बंदरिया कूद जाती है। आकाशवाणी सत्य साबित हुई। वो बंदरिया राजकुमारी बन के बाहर निकली तो वहां खड़ा हुआ एक राजकुमार देख रहा था। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो जल्दी से राजी हो गई होगी भाई, क्योंकि बंदरिया से राजकुमारी बनी थी, घर बार तो कोई था नहीं। तो राजी हो गई। राजकुमार ने मुस्कुरा के एक बात कही कि मैं आपसे शादी तो जरूर करूंगा, पर मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तो राजकुमारी ने पूछा, बोला पूछिए। बोला मैं अभी भी देख रहा हूं इस पेड़ के ऊपर हजारों बंदरिया बैठी हैं, एक भी नहीं कूदी, परंतु आप क्या सोच के कूद गई? तो बंदरिया से राजकुमारी बनी थी, उसका जवाब जानना चाहते हो? क्या जवाब दिया जानना चाहते हो? आकाशवाणी में ऐसा नहीं बोला गया था कि आप भैंस बन जाओगी या बकरी बन जाओगी। आकाशवाणी में बोला गया था कि आप एक अच्छी सी राजकुमारी बन जाओगी। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि या तो मैं राजकुमारी बनी जाऊंगी, नहीं बंदरिया की बंदरिया तो हुई, मेरा बिगड़ता क्या है, जाता क्या है, उछल के पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। थैंक यू।
लाल लाखों का कर्जा पहले से ही है, 2 बैंकों से आरसी कटी पड़ी है। इसमें अगर 7-8 हजार रुपया और घुस जाए तो तू कौन सा आत्महत्या करेगा या बचा करोड़पति बन जाएगा? 7-8 हजार रुपया में कौन सा साला पान का रहना नहीं चलता, कहीं चलता है क्या? हर साल में साला एक 50,000 की 60,000 की भैंस लाता और 4 थन की भैंस लाता, वो 3 थन की रह जाती, क्योंकि मेरे पास उसे खिलाने के लिए रात दाना पानी ही नहीं होता था। 12 लीटर दूध की लाया और महीने बाद मालूम पड़ा कि वही भैंस 3 किलो दूध दे रही है, क्योंकि उसके हिसाब से दाना पानी ही नहीं था। तो मेरे दिमाग ने बिल्कुल फिट सोचा कि इस सिस्टम में लाल बहादुर शर्मा जाने के नाम पर कुछ नहीं है, पर आने की बात सोच कि आएगा कितना। अगर तू राजकुमारी बन गई तो सोच। और मैंने भी बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को पूछे, ना मैडम को कभी पूछी, ना ही बच्चों को डिस्कस किया, ना ही भाइयों को पूछा, और मैंने सिस्टम में ज्वाइनिंग। बोला बिगड़ता क्या है यार, देखी जाएगी। सफर शुरू कर दिया। पहली बात तो ये देख लो भाई, राजकुमारी बनी खड़ी है कि नहीं खड़ी है? पहले तो जूतों से लेके, बनियान से लेके, अंडरवियर से लेके और टाई से लेके और सूट से लेके हर चीज ब्रांडेड होगी, हर चीज। अनब्रांड कुछ भी नहीं होगा। राजकुमारी बनी कि नहीं बनी? जब मैंने इस सफर को शुरू किया तो तन पे एक ही जोड़ी कपड़ा और पैरों में हवाई चप्पल, और पैदल ही शुरू किया था अपने गांव से। तो सबसे पहले प्लान मैंने ये कहां दिखाया होगा? कहां दिखाया होगा सर? सिकंदराबाद तो मैं नहीं आया इसको दिखाने, क्योंकि सिकंदराबाद में तो मेरा कोई दोस्त या कोई रिलेटिव है नहीं। तो गांव में ही दिखाया होगा ना, क्यों जी? तो 75% लोगों ने, 75% लोगों को मैंने इस प्लान को गांव में दिखाया होगा। गांव में एक भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। उल्टे एक काम और हो गया कि मैं जिस गली से निकलूं, जहां होके निकलूं, और लोग मेरी तरफ देखें और हंस जाएं। डेयरी पे मैं दूध लेके जाता तो वहां पहले ही 3-4 लोग खड़े होते डेयरी पे, और जैसे ही मैं दिखता दूर से तो बड़ी जोर से हंसते। एक बोला देखो अभी आ रहा है करोड़पति, अभी आ रहा है करोड़पति, मजे लेंगे। और दूसरा बोलता हाँ इसका साले का करोड़पति था। और फिर तीसरा बोलता हाँ साले भारत में चूतियों की कमी नहीं है कहीं भी। फंस गया। अब आप बताओ ऐसे में क्या आएगा मन पे? मन पे आएगा, बोला डेयरी पे बाद में दूध तोलेंगे, पहले सालों के सिर में मारे बाल्टी घुमा के, पैसा हमारा गया, मजे ये ले रहे। दूसरी बात ये थी भाई मैं किसी से लड़ा भिड़ा नहीं। आज 52 साल की जिंदगी हो गई, मेरे गांव में या मेरे रिलेशनों में कोई ये नहीं कह सकता कि लाल बहादुर शर्मा हम पे गर्म भी हुआ। भले ही जिंदगी में कितना भी घाटा खा लिया, कितना भी प्रॉफिट कर लिया, पर किसी से लड़ा नहीं। ऐसा नहीं था कि लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लड़ने की हिम्मत तो यार 52 साल में भी हट्टा कट्टा हूं मैं, अच्छे खासे को ठोक दूंगा अभी भी, पर लड़ने की फितरत नहीं थी, अपनी फितरत नहीं थी। मां बापों ने नहीं सिखाया था लड़ना मरना। तो एक दिन हमने अपनी मैडम की रिक्वेस्ट की, मैंने भाई देवी जी तू हम पे हाथ जोड़वा ले, ये बाल्टी दूध की तू ले जाए कर डेयरी पे। तो क्या राजी से ले गई होगी? क्यों जी? राजी से तैयार हुई होगी? उसने भी पता नहीं क्या क्या भाषण दिए होंगे, है ना?
आखिरकार मैडम को मैंने बैठ के समझाया, मोटिवेट किया। अरे मैं मैडम पागल काहे को हो रही है, साला कोई नहीं बना तो कोई बात नहीं है। हमारी बेटी जो शादी के लिए आ रही है, बेटे को सूट देना पड़ेगा, दामाद को साले को पैक करके रखते दे देंगे। मैडम को समझा बुझा, फिर मैडम बोली मेरे ऊपर टोंट करेंगे तो मैंने कहा तू तो लेडीज है ना, तेरे ऊपर साला कोई टेंट कसे तो तेरे पैर में चप्पल है, साले के मुंह पे मारियो खींच के, बाद में देख लूंगा। और एक दिन हम चुपचाप नहा धो के मैडम से बोले मैं तेरे गांव होया है, तो मैडम बोली कोई काम तो है नहीं, पर लेडीज की खास बात है कि उसके गांव के लिए जाने के लिए बोलो तो खुश हो जाती है। अरे मैंने काफी दिन हो गए तेरे गांव होया है, भाइयों से मिलके आ जाए। बोला हाँ ले आओ राजी खुशी। अभी हम नहा धो के चले गए ससुराल। बड़े साले को जाके हमने ये प्लान दिखाया। प्लान देखते ही बड़े साले ने इतने भाषण दिए, इतने भाषण दिए, इतने भाषण दिए कि साला छोटे साले को तो दिखाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। फिर अभी हम पैदल आ रहे थे, हमारी ससुराल पिसावा से आगे, मनोज जी के गांव से आगे पैदल का रास्ता। हम पैदल आ रहे थे बम्बे बम्बे, और एक बात सोचते आ रहे थे, भैंचो उल्लू का पट्टा, साला अपनी बहन हमें दे सकता है, 8,000 रुपया हमें नहीं दे सकता। कहां जाते सब। फिर हमने एक दिन बैठ के सोचा कि ये प्लान पढ़े लिखों का है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं ना वो करेंगे, क्योंकि लाखों की इनकम है, जो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर है वो करेंगे। तो हमारे गांव में एक मास्टर जी थे इंटर कॉलेज में, हम सुबह ही सुबह उनके घर पहुंच गए और उनकी कुंडी खटखटा दी, मास्टर जी हैं क्या। तो मास्टर जी ने आवाज सुनी, बोला हाँ पंडित जी हैं, आ जाओ। अरे मैं मास्टर जी ने तो एक काम था आपसे। बोला हाँ बताइए। मैंने खाना, बोला वही वाला प्लान जो आजकल तुम्हारे गांव में चर्चे। मैं हाँ साहब वही प्लान। मास्टर जी ने तो हमारे कान भी नहीं सुन पाए, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, पर एक बात मास्टर जी ने बड़ी तगड़ी बोली। जानना चाहते हो क्या बोली? लाल बहादुर शर्मा, औकात में रह के बात किया कर, औकात वालों से बात किया कर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे को प्लान दिखाने की। साला दम निकल गया। फिर एक हमारे चाचा जी थे, आज भी हैं वो, जटिया हॉस्पिटल खुर्जा में, सरकारी हॉस्पिटल, बड़ा प्यार किया करते थे वो। हमने कि चलो चाचा जी के पास चलते। चाचा जी के पास जाकर हमने ये प्लान दिखाया, तो चाचा जी ने हमसे बोला तो कुछ नहीं, पर 1000 उदाहरण ऐसे बता दिए होंगे कि ये काम चलेगा क्यों नहीं। ऐसे ऐसे उन्होंने उदाहरण बताए कि मेरे बड़े बाबू का लड़का यही वाला काम करता था, यही वाली कंपनी, यही वाली। और सुन तू तो फटा हुआ है, तेरे तो पैंट भी फटी हुई है, वो तो टाई वाई लगा के करता था, कोट वोट पहन के। मेरे वो साले का, वो बब्बू का लड़का यही वाली कंपनी करता था। भैया इसमें कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, कुछ पैसे मेरे से ले ले, 2 भैंस और बढ़ा ले, बच्चे पाल बच्चे। वो खैर बुरे तो नहीं बोले, खैर सम्मान में उनका आज भी करता हूं, पर उन्होंने 1000 उदाहरण ऐसे मेरे को खुर्जाम बैठ के बता दिए कि ये कंपनी क्यों नहीं करनी चाहिए। अब बताओ जी मैं कहां जाता, ऐसे में कौन याद आता है? अरे अपलाइन की बात छोड़ो, जो हमें फंसा के गया है। थैंक यू। और कहिए तो कैसे जाते, कहिए जाते शर्ट ऊपर चढ़ा के, साला हॉकी उठाओ आ जाओ, उस अपलाइन में ही टांगों में मारेंगे चल के, उसी को भुगतना, निकाल हमारे 8000 रुपया। क्यों जी? पर अपन ने बताया भाई लड़ने भिड़ने की आदत नहीं थी, ढूंढ अब अपलाइन को रहे। अपलाइन भी जो हमें फंसा के गया था वो आगरा के पास का था, वहां जाए भी उसे पकड़ने के लिए तो 500 का नोट चाहिए। बड़ी हत्या यार। पर अपलाइन, ईश्वर को नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का। अपलाइन मेरे को बहुत गजब दिया। बैटरी लेके मैं ढूंढूं पूरे भारत में तो ऐसा इंसान नहीं मिलेगा मुझे। आज मैं यहां तक पहुंचाऊं तो अपलाइन, अरे मैंने कि तुम हाल की बात कर रहे हो तो शमशान नहीं पहुंचे, बस इतना रह गया है। बोला क्या हुआ?
थैंक यू। पूछो ये हुआ क्या नहीं? तो अपलाइन ने बोला डिटेल में बताओ, डिटेल में। हमने कि अब डिटेल में और बताए तुमको। मैंने एक काम करो, तुम ना चुपचाप हमारी मैडम को बताना पड़ जाए, तुम काट पीट करके हमें 5,000 रुपया दे दो, बाकी का तुम ले जाओ, ये सूट बूट हमें नहीं चाहिए। तो अपलाइन ने बोला देखो शर्मा जी आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको घाटा नहीं होने देंगे, पर बातें तो बताओ सारी। तो मैंने कि सारी बातें ये है कि तुम घूमते हो, अच्छी तरह बोलते हो, पढ़े लिखे से लग रहे हो, तुम ही एक काम न कर दो हमारे नीचे न डाल दो कहीं से। पर अपलाइन हंसता रहा। अपलाइन तो अपलाइन ही हम देखो हमें दुख हो रहा, हमारे पेट में दर्द हो रहा, ये भाई साहब हंस रहे हैं अभी भी। अपलाइन बड़ा निडर और हमसे बोलता है कि अपनी मैडम को बुलाओ, मैडम को। हमने कही मैडम तुम्हें भी मारा और हमें भी मारा, दोनों को झंड कर देगी। थैंक यू। किसी भी कंडीशन में हम इस कंपनी को करने के लिए तैयार नहीं थे। बतेरे उदाहरण दे लिए अपलाइन ने, इतने उदाहरण दे लिए। अब हम तुमसे 3-4 बात पूछेंगे, क्या आप जवाब दे सकते हो? तो हमने कहा पूछिए सर। बोला कितने बच्चे हैं आपके पास? मैंने कि 3 बेटी किया उन्होंने। बोला लाल बहादुर शर्मा क्या तुम अपने आप से प्यार करते हो? आप मुझे बताओ कोई इंसान है जो अपने आप से प्यार नहीं करता होगा? जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता उसका सीधा ही विकल्प होता है डेथ, है कि नहीं? तो हम भी मरना नहीं चाहते थे। हमने कहा भाई हम अपने आप से प्यार तो करते हैं। बोला क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हो? मैंने कि बच्चों से तो हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भले ही उन्हें पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, भले ही उन्हें पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, पर प्यार बहुत करते हैं भाई हम। बोला क्या आप अपनी मैडम से प्यार करते हो? हमने उछल में के कहा मैं मैडम को तो हम यहां दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं बेटा, क्योंकि हम एक मांग काटते हैं गेहूं की, वो 2 मांग काटती है, शेर नहीं है। जो शब्द अपलाइन ने बोले आज भी कानों में गूंजते हैं। जो शर्ट और पैंट तूने पहनी हुई है साला बाबा आदम के जमाने की खरीदी हुई है। तेरे पैरों में जूते नहीं, फटी हुई चप्पलें हैं, चप्पलें वो भी कटी हुई हैं। और तू जो रोटी खाता है ना वो भी चल मैं तेरे को दिखा दूं, तेरे घर में सब्जी नहीं बनती, तू साला हरी मिर्च की चटनी करके फिर रोटी खाता है बगैर घी के। तू बोलता है अपने आप से प्यार, साला तेरे घर में सब छिपाने के लिए तो जगह नहीं है, तू बोलता है अपने आप से प्यार। तेरे घर में छाया तक तो है नहीं और तू बोलता है कौन से स्कूल में तेरे बच्चे पढ़ते हैं बता हमें, तू अपने आप से प्यार करता है, बच्चों से प्यार करता है। इकलौता बेटा तेरा, 3 बेटी के बाद साला कौन से स्कूल में पढ़ने जाता है? वो वजीफा वाले में। तू उसे डॉक्टर बनाएगा, तू उसे IAS बनाएगा? क्या गलती है उस बेटे की कि जो तेरे घर में जन्म ले लिया उसने? और बात करता है तू मैडम को यहां से प्यार करते। साला तेरी मैडम जिस दिन से शादी होके आई पसीना नहीं सूखा उस लेडी का। मजबूरी है, मजबूरी है, भारतीय लेडीज है, पति परमेश्वर है भारत में। अगर होती अमेरिका तो तेरे 4 लात मारती और कभी की भाग जाती। पसीना आ गया। और अब हम तू बता लाल बहादुर शर्मा कौन से तेरे बाप के मॉल चल रहे हैं जहां से तू जिंदगी देगा इन्हें? कौन सा तेरा बाप 200 बीघे जमीन छोड़ के गया है जहां से तू इन्हें एक बढ़िया जिंदगी देगा? बता। बुरा पसीना आ गया, हमें खड़े के खड़े रह गए और हमें लगा कि आज एक इंसान ने मुझे नंगा कर दिया। बिल्कुल कपड़े तो थे ही नहीं। हमें होश नहीं आया। तू बात करता है कि 5,000 दे दे मेरे अप्लाई, और 8,000 के बजाय 8,500 पकड़, भाग यहां से। हमने कहा अपने अप्लायंस से क्या हमें आपको लगता है कि इस काम में फिर भी सफल हो जाएंगे? तो मेरे अप्लायंस ने कहा तेरी तो बात छोड़, इस
काम में वो भी व्यक्ति सफल हो सकता है कि जो सांसें ले रहा हो और जिंदा हो, वो व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। थैंक यू। हम पंडित घर से थे, अपनी जिंदगी में कभी हमने गुरु नहीं बनाया, पर उस दिन हमने अपने उस 17 साल के स्टूडेंट से एक बात बोली कि हमने आज तक गुरु नहीं बनाया। अगर आपको लगता है कि हम सफल हो जाएंगे तो आज हम आपको गुरु बना रहे हैं, और आप जो बोल दोगे हम साला असली बाप के बेटा नहीं है कि जो उसे करके न दिखा दे, आप बोल देना बस। थैंक यू। उस दिन से लेके 11 साल हो गए मुझे इस कंपनी को करते हुए। पिछले 4 साल से स्टेज पे आ रहा हूं मैं। आज पहली बार नहीं आया वो इस स्टेज पर मैं। हॉल का मालिक और हॉल के कर्मचारी सब जानते हैं मुझे। 11 साल से आज तक अपलाइन ने अगर ये बोल दिया कि लाल बहादुर शर्मा तेरे को एक टांग से खड़ा होना है, 24 घंटे खड़ा होना है, असली बाप का बेटा नहीं हूं जो ये टांग नीचे को कर जाऊं मैं। यही मेरा अपलाइन अगर मेरे से बोले नीम के पत्ते खाने में खा जाऊंगा, मेरा अपलाइन अगर मेरे से बोले कि 7 में बोले पर चढ़ के छलांग लगानी है मैं लगा जाऊंगा। मेरे अपलाइन ने जो बोला मैंने किया, और जब मेरे अपलाइन का मैंने कहना माना तो कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त के आज भी 11 साल बाद उस भूतगड़ी में एक भी आदमी मेरे साथ ज्वाइन नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त कि आज भी मेरा कोई साला या बहनों या भाई ज्वाइन नहीं है मेरे साथ। धन्यवाद माई अपलाइन एंड धन्यवाद माई कंपनी। जहां 2 लोगों के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, आज पूरे भारत में मेरे साथ 3 लाख लोगों से ज्यादा का कारोबार काम करता है। मास्टर जी ने बोला था औकात वालों से बात कर और औकात में रह के बात कर। आज मेरी टीम में आप जिस प्रोफाइल से बात करोगे, हाई प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, जिस भी प्रोफाइल से बात करोगे आज लाल बहादुर शर्मा की टीम में उस प्रोफाइल से लीडर होगा। बात करोगे डॉक्टरों से तो डॉक्टरी फील्ड में 2 डायमंड, बात करोगे खेती से डायमंड, बात करोगे टीचर से डायमंड, बात करोगे स्टूडेंट से डायमंड, बात करोगे ठेकेदारी से डायमंड, बात करोगे थानेदारी से तो लाइन लगा के थानेदार डायमंड है लाल बहादुर शर्मा। थैंक यू। जिन्हें अच्छी प्रोफाइल बोला जाता है, जिनके लिए आदमी तड़पता है, उस प्रोफाइल के लोग आज लाल बहादुर शर्मा की टीम में लाल बहादुर शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। आज ही एक इंस्पेक्टर ने डिसीजन लिया, कोट पैंट पहन के टाई लगा के इंस्पेक्टर, और पूरा व्हाट्सएप पे फोटो डाला, बोला महागुरु जी को दिखा दो आज सही यूनिफॉर्म में आ गया हूं मैं, है ना, है? बोला आज सही जिंदगी मिली। आज ही सुबह जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था, थैंक यू। मास्टर जी ने मेरे को बोला था औकात। मास्टर जी की जितनी सैलरी होगी ना उसके ठीक 3 गुना लाल बहादुर शर्मा गवर्नमेंट को टैक्स देता है आज, ठीक 3 गुना। थैंक यू। ऐसा मेरे से लोगों ने बोला तू 1000 का चेक ला के दिखा दियो, मुंह की मूछें मुड़वा देंगे हम, ये कंपनी सऊदी अरबिया चली जाएगी। 1000 का भी ला के दिखाया, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इस कंपनी में आने के बाद लाल बहादुर शर्मा ने कमाया पूरा 7 करोड़ रुपया। एक घर नहीं था लाल बहादुर शर्मा के पास, आज 3 मकान है, एक गांव में आलीशान और 2 सिटी के अंदर आलीशान, वो भी ग्रेटर नोएडा में।
थैंक यू। वाहनों की बात करें, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, बेटी के लिए स्कूटी खरीदी, फिर अपने लिए कार खरीदी, फिर एक बेटी को शादी में कार दी बेलिनो टॉप मॉडल, और उसके बाद रिसेंटली बहुत जल्द मार्च में लाल बहादुर शर्मा टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर लेने वाला हो रहा है। दिल फिदा जानिसा पांचवी के खेत से बढ़ के मेरे गांव ने चैलेंज किया था, औकात तो देख। उसी गांव में आज 37 बीघे खेत है लाल बहादुर शर्मा के पास। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है। और सोच के देखिएगा कि लाल बहादुर शर्मा के बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चों की तो बात छोड़िए। मैंने डिसीजन लिया कि अगली आने वाली पीढ़ी मेरी डीपीएस से नीचे तो नहीं पढ़ेगी। मैंने बेटी के बेटा को भी एडमिशन करवाया है ग्रेटर नोएडा डीपीएस में। और इकलौता बेटा मनोज जी मेरे साथ थे। परसों हम शोरूम में गए फॉर्च्यूनर में, तो शोरूम की मैनेजर मेरे बेटा को लिए बोल रही थी, बोला सर ये बेटा क्या करेगा? मैंने कुछ नहीं करेगा, मजे लेगा। ये क्या करेगा? ये मैडम मेरे मुंह की तरफ देखती रह गई। बोला क्या मतलब सर? अरे सोच के देख मैडम, जिसका बाप फॉर्च्यूनर खरीद रहा है वो बेटा कहीं नौकरी करने जाएगा क्या, या दहेज में अल्टो मांगेगा कहीं? एक गाना है, सुना दूं आपको। जीने के बहाने बातों बहुत, जीने के बहाने लाखों हैं पर जीना तुझको आया ही नहीं। और करने के बहाने, न करने के बहाने लाखों हैं पर करना तुझको आया ही नहीं। आया ही 43 साल की जिंदगी पर 11 साल की सेप सौंप भारी पड़ गई। आज लाल बहादुर शर्मा के भी मां बाप ने नहीं बोला था कि तू लाखों रुपए पर मंथ कमाएगा। किसी रिलेटिव ने नहीं बोला था कि लाखों रुपए पर मंथ कमाएगा। पर आप एक बात बोलिएगा, आज समझ में आया 11 साल बाद। आप भी बताइए मुझे, हाथी को देखा है आप लोगों ने? देखा है हाथी को? किससे बंधा रहता है हाथी? क्या विशाल का हाथी जंजीर को नहीं तोड़ सकता? तोड़ तो सकता है, परंतु वो तोड़ता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं तोड़ता? हाथी के बच्चे को पाला जाता है, बच्चे के पैर में जंजीर डाली जाती है। बच्चा है, जैसे हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं। आप देखिएगा, छोटे बच्चों को देखिएगा, सबके घर में बच्चे होंगे। उन छोटे बच्चों को देखिएगा, बच्चा है, वो बच्चा बोलता है मैं कार लूंगा। वो बच्चा बोलता है तो मम्मी पापा बड़े खुश होते क्योंकि बच्चा है। ऐसे ही वो हाथी का बच्चा है, वो ताकत लगा रहा है, पैर में सांकर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बच्चा है इसलिए नहीं तोड़ पाता। बड़ा होते होते उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है। उसका दिमाग इस बात को कंसीव कर चुका होता है कि मैं इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है सेम। बच्चा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, परंतु माँ बाप और माहौल उसको दाब देता है। बोला तू नहीं, हमारी औकात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, वहां मत जाना, वहां मत जाना, उससे मत बोलना, उसमें मत बैठना। हम समझा देते हैं बच्चे को। बोला ये चमार है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये पंडित है, हम साला उसके दिमाग में भर देते हैं। और वो बड़ा होने के बाद उन्हीं जंजीरों में बंधा खड़ा रहता है। विशाल का है हाथी और एक जंजीर को नहीं तोड़ पा रहा है। अगर चाहे हाथी
तो एक झटके में जंजीर को तोड़ सकता है। तोड़ सकता है, हां कि ना? अगर वही हाथी जंजीर को तोड़ दे तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है, हां कि ना? तो आज 11 साल बाद पता चला कि लोग मेरे को क्यों पागल बोल रहे थे, लोग मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे थे, लोग मेरा विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि हाथी पागल हो चुका था। हाथी पागल हो चुका था। परंतु लाख कुत्ते हाथी के पीछे भौंके, हाथी का कुछ बिगाड़ लेंगे क्या? बिगाड़ लेंगे क्या? बिगाड़ भी नहीं पाए भाई। लाल बहादुर शर्मा 2 की तो बात छोड़ो, साला सिस्टम में खुद डायमंड नहीं है। ऐसे डायमंड पर 51 डायमंड है लाल बहादुर शर्मा की, 51। थैंक यू। अब आप ही मुझे बताओ कि शेर की दोस्ती किससे होगी? किससे होगी? गीदड़ की दोस्ती किससे होगी? शराबी की दोस्ती किससे होगी? तो शेर की दोस्ती शेरों से हो गई। पूरे भारत में से निकल के दमदार लोग आ गए, जो जिन्होंने सीना तोला ताना, बोला महागुरु जी हम कमा के दिखाएंगे 8 लाख रुपया। दमदार लोगों का काम है लाखों रुपया कमाना। लाखों रुपया यहां से नहीं कमते, यहां से कमते हैं, यहां से। साला ये मजबूत जिसका है वो कमा के दिखाएगा, जिसका ये मजबूत। अचीवमेंट तो बहुत ढेर सारे, पर आप दिल पे हाथ रख के बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ईमानदारी से बताओ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 9 करोड़ स्टूडेंट हमारे भारत में हर साल बेरोजगार होते हैं दोस्त। कितने? सोच के देखिए, ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। मैं तो हतप्रभ रह गया जब आंकड़े देखे कि 9 करोड़ दोस्त, 9 करोड़ स्टूडेंट हमारे भारत में बेरोजगार। साला उग्रवादी बाहर से नहीं आएंगे, यहीं पैदा हो जाएंगे, हाँ कि ना? पर कोई बात नहीं है, फिर खुश भी हो जाते कि हम सेठ साहब के एडवाइजर हैं। ये कोई साला मुकेश अंबानी की फर्म नहीं है कि नो वैकेंसी। हम बोलते हैं साला इधर आओ, ज्वाइनिंग लो, 8 लाख कमाओ, कोई बेरोजगारी नहीं, आ जाओ लाइन लगा के। तो ऐसा नहीं है दोस्त, आ भी रहे। आज मेरी टीम में इतने स्टूडेंट कैरियर बना रहे हैं, एक ही बात बोलते हैं, महागुरु जी मर गए साला फॉर्म भरते भरते। इससे बढ़िया 4 पैसे तो कमाएंगे। क्यों जी? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब ये हमने और क्यों की है? और एक कहानी सुनाए आपको, सुनाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो 1-2 साल सरकार चली होंगी, देश आजाद हुआ था। तो इतनी देर में ही अमेरिका से निमंत्रण आ गया कि हमारे यहां कुत्तों की दौड़ होगी, अपने कुत्ते लेके आओ। जवाहरलाल नेहरू को पसीना आ गया, साला अपने यहां तो वही कालूराम घूम रहे थे सब गली गली में, देखते हो ना गली गली में घूमते रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले अमेरिका भी अजीब है, साला कुत्तों की दौड़ करवा रहा है, बताओ। तो उसका पीए बड़ा होशियार था, पीए ने समझ लिया। पीए बोला क्या बात है पंडित जी? बोला ये साला अमेरिका बदतमीज है, कुत्तों की दौड़ करवा रहा है। तो पीए हंस के बोला कोई बात नहीं है, कुत्ते का इंतजाम हो जाएगा। बोला हो जाएगा? बोला हाँ बेटेंशन। बोला तू इंतजाम कर यार, कितना भी पैसा खर्च हो जाए। तो पीए गया 2 सिपाहियों को लेके एक गली में, तो गली में तो कालूराम घूम ही रहा था। एक टाट की बोरी लेके गया और एक कालूराम को पकड़ा, साले को बोरी में बंद कर दिया और बोरी में बंद करके ऊपर से मुंह मार के, मुंह बंद करके और डाल के डिक्की में ले आया और डाल दिया स्टोर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला भाई कुत्ते का इंतजाम हो गया? बोला हाँ। बोला उसको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह से उसको नवा धोवाओ, अच्छी तरह से ट्रेंड करो, हमारा कुत्ता अमेरिका में हारना नहीं चाहिए।
तो पीए बोला आप टेंशन मत करो, साले का पूरा इंतजाम है। अब वो बेचारा कुत्ता पड़ा है स्टोर में, और उसको खिलाने पिलाने की तो बात छोड़ो, पानी भी नहीं पिलाया जा रहा। 15 दिन के बाद भूखा प्यासा समय आ गया दौड़ का, तो जवाहरलाल बोला भाई लेके आओ अपने कुत्ते को। बोला आप चलिए हम लेके आ रहे हैं। तो चुपचाप से बोरी उठाई, हवाई जहाज में डाल दी, अमेरिका पहुंच गए। अभी अमेरिका में ग्राउंड में जब पहुंचे तो सारे कंट्री के कुत्ते खड़े गे मोटे ये मुंह के, सब पट्टा लेके खड़े। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पीए की तरफ देख रहे हैं। बोला भाई हमारा कुत्ता कहां है? तो पीए बोला वो अभी दंड बैठक मार रहा है सर, आएगा अभी, आएगा अभी। सीटी लगने का टाइम हो गया। तो पंडित जवाहरलाल बोला भाई अब तो ले आ, मैंने इनको जाने दो ना, हमारा आ जाएगा। अभी सीटी भी लग गई, सारे देश के कुत्ते भाग गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले तू अमेरिका में पिटवाएगा तू साला हमको? बोला अभी छोड़ते ना। जो बोरी का टाट खोला, 15 दिन का भूखा प्यासा कालू राम, जैसे टाट खुला वो तो तड़प रहा था बोरी का मुंह खुलने के लिए। जैसे टाट खुला कालू राम गोली की तरह चाय 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 चाय, ये गया वो गया, साला सबसे आगे कालू राम जा रहा है। थैंक यू। टीवी पे देख रहे सारे देश के, बोला भारत का कुत्ता सबसे आगे, भारत का कुत्ता सबसे आगे। सब हतप्रभ रह गए, भारत का कुत्ता जीत गया, नंबर 1। अभी इनाम गोल्ड मेडल लेने की बारी आई तो वहां बोला भाई पंडित जी अपने कुत्ते को ला। ये पहले से ही बोल गया, बोला साहब हमारे यहां कुत्तों को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता, पीएम साहब को ही दे दो। अब पीएम साहब को गोल्ड मेडल तो मिल गया। पीएम साहब पीए से बोले भाई अपने कालू राम को लेके तो कहां है? पीएम साहब भी नहीं बोले, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बोल गए, बोला वो कुत्ते को लेके तो आओ। तो पीए बोला हमारा कुत्ता सहज में लौटने वाला थोड़ा ही है, ये साला पूरा अमेरिका का चक्कर लगा के इधर आएगा। तो भैया यहां तो कालू राम थे, भूखे प्यासे तड़पते हुए, कपड़ों की तरफ, बच्चों को पढ़ाने की तरफ, मकान बनाने की तरफ, हर चीज की तरफ तड़प थी दिल में। आज भी जब उनको सुनते याद करते तो साला हनुमान हो जाता है लाल बहादुर शर्मा। आज भी मुट्ठी बांध लेता है और एक ही बात बोलता है, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट। और भाई साहब ये सहज में तो घर वापस जाने वाला, कंपनी ग्लोबल हो गई, इंतजार तो उस दिन का है मुझे। पहले मुट्ठी बांधी, पूरे भारत में टीम बनाई, न हारा न थका न सोया, मुट्ठी बांधी पूरे भारत के अंदर टीम बनाई। और अभी कंपनी ग्लोबल अगर हो गई, असल बाप का बेटा नहीं जो साले अमेरिका में जाके डायमंड नहीं बनाए। कंपनी ने जो भी लेवल दिया वो अचीव करके दिखाया कंपनी को। और जो भी रोकड़ा बोला कंपनी ने बोला हम 8 लाख तक देंगे, तो हमने भी सीना तान दिया, आप देने वाले बनो, असल बाप के बेटा है तो हम लेके दिखाएंगे। थैंक यू। और आज लाल बहादुर शर्मा हफ्ते का 2 लाख, महीना का 8 लाख और साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया कमाता है। नंबर 1 में बाइट में। थैंक यू। और अभी भी कंपनी दोस्त बोल रही है सिक्योर लाइफ पूरे वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। साली भारत की तो बात छोड़ो, वर्ल्ड नंबर 1 अभी भी कंपनी बोल रही है। कंपनी ने बोला आपको घूमने का शौक है, तो हमने को बोला शौक है।
थाईलैंड घूम के आए, काठमांडू घूम के आए, इंडोनेशिया घूम के आए, सिंगापुर घूम के आए, अभी यूरोप जाने वाले, और अब कंपनी फिर बोल रही है। मैं तो फटा जा रहा हूं, 4 दिन हो गए, रात को नींद नहीं आ रही है मुझे। मेरी मैडम बोल रही कल रात को, पागल मत हो जाना, भगवान ने सब कुछ तो दे दिया। मैं हट तू, बकवास करती है हर वक्त। अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती मेरे पास बैठ जाए। उसको लगता है कि इसको छेड़ने का मतलब है 11,000 का करंट पकड़ लिया, है ना। अभी भी कंपनी बोल रही है दोस्त, अगले महीने से जो प्लान आ रहा है सेफ शॉप में, साला 30 लाख रुपया पर मंथ कमाने का प्लान आ रहा है। थैंक यू। पर कंपनी एक बात और भी बोलती है दम? है दम तो आ जाओ, खुली छूट है। अपने को तो नींद नहीं आई यार, 4 दिन हो गए नींद नहीं आ रही, क्योंकि हर जगह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 11 साल करने के बाद मैंने एक बात सोची कि इस सिस्टम में ज्यादा सफल लोग कैसे हुए। ही नहीं होगा, इस सिस्टम में जो मेरे से भी ऊपर है वो तो बहुत हाई फाई हैं। उनके पास तो आज ओडी और जगुआर ऐसी तो गाड़ी है, एक एक नहीं 3-3 4-4 है। मैंने उन लोगों का सर्वे किया जो बहुत ज्यादा सफल इस कंपनी में आके हुए, जिनका हम सोच नहीं सकते उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, सब कुछ बनाया। जब उनका मैंने सर्वे किया तो एक बात कॉमन पाई उन लोगों में। वो जानना चाहते हो कौन सी कॉमन पाई? उन लोगों ने पता कर लिया था कि हमें यह कंपनी करनी क्यों है। उन लोगों को यह मालूम चल गया था कि हमें यह कंपनी करनी क्यों है, और फिर उन लोगों ने इस कंपनी को करना सीख लिया। पहले यह पता कर लिया कि हमें यह कंपनी करनी क्यों है, और फिर उन्होंने इस कंपनी को करना सीख लिया। चाहते तो हम भी हैं, पर हमको ये पता नहीं होता कि हमें ये कंपनी करनी क्यों है, और फिर हम इसमें ज्वाइन भी हो जाते तो फिर इसको हम करना नहीं सीखते। एम आई राइट? दुनिया में बगैर सीखे कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। आप बताओ होगा क्या? हमारे भारत में एक मुहावरा बहुत पढ़ा जाता है, सब नसीब की बात है। मेरे से आज गांव में बोला जाता है कि इसका नसीब तगड़ा था, और मैं बोलता हूं हां मेरा नसीब तगड़ा था। मैं भी बोलता हूं कि हां मेरा नसीब तगड़ा था। मेरा नसीब अगर तगड़ा नहीं होता तो मेरी जिंदगी में सेफ शॉप नहीं आती, और मेरी जिंदगी में अगर सेफ शॉप भी आ गई तो ईश्वर ने मुझे 11 साल खड़े रहने का हौसला और हिम्मत प्रदान किया। ये मेरा नसीब तगड़ा था। मुझे हिम्मत दी ईश्वर ने काम करने की, मेरी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी दी, मेरा नसीब तगड़ा था। और दोस्त, 52 साल की जिंदगी जीने के बाद मैंने एक बात और जानी कि ईश्वर नोट किसी को नहीं देता। आप बताओ देता है क्या? हर एक की जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी देगा बस, और उस अपॉर्चुनिटी को कोई आदमी पकड़ के आगे बढ़ जाता है और कोई आदमी उसको छोड़ देता है। जो छोड़ देता है वो उसके बच्चों का दुर्भाग्य है, और जो पकड़ के खड़ा हो जाता है
वो उसका नसीब सही है, सौभाग्य है उसका। करना सीख लिया, करना सीख लिया तो एक कहानी फिर सुनाऊंगा मैं आपको। एक बीजना वाला गर्मी में बीजना बेच रहा था। बीजना जानते हैं आप? हाथ वाला पंखा। क्यों जी? बीजना वाला बीजना बेच रहा था और आवाज लाए कि 1 साल की गारंटी के। कोई विश्वास करेगा? क्यों जी? हद तो तब हो गई कि वो बीजने वाला साला बड़ा दमदार था। वो 1 साल की बात छोड़ो, उसने दमदारी के साथ बोलना शुरू किया कि बीजना ले लो 100 साल की गारंटी के साथ। उस शहर में राजा था, उसको भी आवाज सुनाई हुई तो राजा ने अपने नौकर को भेजा, बोला पकड़ के लाओ, साला लोगों को चूतिया बना रहा है। तो 2 सिपाही उसको पकड़ के ले गए। तो राजा बोला हाँ भाई तू क्या बोल रहा है? बोला बीजना 100 साल की गारंटी के साथ। तो बड़ा दमदार था बीजना, बोला हाँ हुजूर, बीजना 100 साल की गारंटी के साथ। तो राजा ने कहा यार साला और कौन खरीदेगा, हम ही खरीद के देख लेते हैं। तो उसका बीजना खरीद लिया, पैसे दे दिए। राजा बोला भाई देख लौट के जरूर आना हफ्ते भर बाद। बोला बेचिंता रहो, जैसे मेरा राजा लौट के आया था बीजना वाला, बेचिंता रहो। 8वें दिन जब वो आया गली में और फिर उसने वही आवाज लगाई कि बीजना ले लो 100 साल की गारंटी के साथ। तो राजा ने फिर 2 सिपाही भेजे, बोला पकड़ के लाओ साले को। अभी उसको पकड़ के ले गए। हाँ भाई तू कह रहा था 100 साल की गारंटी, हमने साला 2 दिन चलाया, ये बिखर गया, ये पड़ा है। बोला क्या मतलब? बोला टूट गया ना, ये पड़ा है। वो देख के पड़ा था, टूटा पड़ा है। बोला तू तो 100 साल की गारंटी दे रहा था, जो 1 हफ्ते नहीं चला। तो उसने मुस्कुरा के कहा, बोला राजा साहब आपने इस बीजने को यूज कैसे किया? तो राजा हंस के बोला जैसे दुनिया करती है। बोला कैसे? बोला ऐसे ही तो बीजना चलाते। तो बीजना वाला बोलता है, बोला ऐसे यूज नहीं करना था। तो राजा बड़ा पागल हो गया, बोला भाई फिर कैसे यूज करना था? अरे कुछ नहीं करना था, साला मीजला मुंह के आगे लगाना था और मुंह को यूं घुमाना था, बस कुछ नहीं करना। तो दोस्त इस हॉल में जितने लोग बैठे हर एक की गारंटी लेता हूं, हर एक डायमंड बन जाएगा, परंतु जैसे दुनिया की तरह करते हैं ऐसे नहीं। मैंने क्या किया 11 साल में करता। साहब बन के कैसा तन गया मेरा देखो। थैंक यू। मुंह हिला सकते और क्या करना है सेफ शॉप में? बाबा रामदेव क्या करता है? बाबा रामदेव अब रात जानो पूरे विश्व में छा गया। क्या करता है? कभी कमर को यूं मटकाता है, कभी यूं मटकाता है, कभी यूं करता है, कभी कुछ बनाना बेच रहा साला, अरबपति बन गया टाइगर। क्यों जी? तो सेफ शॉप में हमें क्या बनाना है, क्या बेचना है? कुछ नहीं करना है। जब हम प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो क्या करते हैं? उसके बीजना को आगे करके मुंह को ही टहलाते। और क्या करते? और कुछ करते? जब मीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? मुंह को ही तो हिला रहे हैं। मुंह को ही तो हिलाना है भाई। अभी क्यों हिलाना है मुंह को? एक कहानी सुना के मैं क्लोज करूंगा। एक मेरे जैसा पंडित जी था। बड़ा ताज्जुब होता है, पंडित बड़े होशियार है भाई, कोई हो तो बुरा मत मानना, माफी मांगता हूं। पर पंडितों पे ही कहानी बनी है सारी। और कैसे बनी है? एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। बड़ी ताज्जुब की बात, सुदामा जी भी गरीब है और मैं भी गरीब। तो मेरे जैसा पंडित था एक कोई गरीब, भूखों मरने वाला, और एक सपेरा आया, उसको बीन पकड़ा गया, बोला ले इसको बजा के तू रुपया कमा लियो।
मेरे गांव में बोलते थे एक सपेरा आता था, वो दूसरा सपेरा कर लिया उसने इकट्ठा, है ना। बोला ठीक है साहब कुछ तो चाहिए। तो बीन लेके जब निकला गली में, और जैसे पहली गली में की उसने पी, तो कुत्ते पड़े और राके भाग आया, अपने बीन को लेकर भाग आया, डर गया। अभी दूसरे दिन क्या करता, खाना खाकर लेके निकला दूसरी गली में, और दूसरी गली में भी करते थे। जैसे ही जाके बीन को बजाया, पी, कुत्ते पड़े भां भां भां, फिर भाग आया घर को। फिर बाजीगर ने मोटिवेट किया, हिम्मत दी, बोला साला बजा बीन। तो फिर बीन को लेके निकला, बोला अभी दूसरे गांव में चलते हैं बीन को लेके। अब दूसरे गांव में जाके बीन बजाया, पी, कुत्ते वहां भी पड़े और राके भां भां भां। देखा साला करता क्या नहीं मरता। तीसरे दिन हिम्मत करके बीन उठाया और बीन बजाना किया, पी, कुत्तों ने की भौं। अब साला कुत्तों की तरफ बजाया, इधर से कुत्ते करे पी, इधर से कुत्ते करे पी 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 पी। थैंक यू। अभी तीसरे दिन कुत्ते करे बीन बजाने से 8.5 लाख आए ना, तो लंदन में भी बजाऊं और अमेरिका में भी बजाऊं, क्योंकि सेफ शॉप का जो बीन है साला लाइफ चेंज कर देता है और खानदान का इतिहास बनवा देता है। सेफ मेरे अपलाइन ने बोला था तू जिंदा है, मैंने बोला हाँ। मेरे अपलाइन ने 11 के जो शमशान घाट में है, और एक वो कि जो सड़क पे घूम रहा है, कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। आप बताओ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इन फूलों के लिए? भारत में लाल बहादुर शर्मा जहां भी जाता है, बैनू की तो बात छोड़ो, स्टेशन से फूल बरसते हैं, एयरपोर्ट से फूल बरसते हैं। ये बूट मेरा देखो जैसे गोरा। चाहिए 3 साल मेरे साथ खड़े रह सकते हैं, 3 साल बीन बजा सकते हैं, कुत्ते मिलेंगे घबराओगे तो नहीं, लोग हंसी उड़ाएंगे भाग तो नहीं जाओगे? 11 साल से नहीं भागा भाई मैं। लोग तो पहले भी बोलते थे और लोग तो आज भी बोलते हैं। उसी गांव में रहता हूं, आज भी छोड़ा नहीं है, सुबह उसी से आया हूं। सतवीर जी उसी गांव से लेके आए, छोड़ा नहीं है भाई अभी। तो लोग तो आज भी बोलते हैं, पहले बोलते थे करता कुछ नहीं है, और आज बोलते रुकेगा कहां। और हमारे अपलाइन बोला करते थे, थैंक यू, हमारे अपलाइन बोला करते थे, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और बन के दिखा सिक्योर लाइफ में डायमंड मर्दानगी उसे कहते हैं। तो हमने भी उनको बोल दिया था, हमने भी उनको बोल दिया था, क्योंकि हमारे हाथ में सेफ शॉप और दमदार सिस्टम था। लगा देंगे आग पानी में जवानी को ढलने से पहले, क्या होना है मास्टर, कोई और कहानी बनने से पहले। ऐसा बन के कैसा बन गया, थैंक यू। ये सूट मेरा। 3 साल खड़े रह सकते, ट्रेनिंग में आ सकते, लोग आए ना आए आप आ सकते, लोग हंसी बुराएं आप आ सकते, लोग आप पर टोंट कसे आप चल के दिखा सकते, 3 साल सिस्टम में खड़े रह सकते। जब ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो भी आपको हंसना पड़ेगा, हंस सकते। जब आपका चेक नहीं आएगा तो भी आपको हंसना पड़ेगा, हंस सकते, खड़े रह सकते, ट्रेनिंग में आ सकते।